नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सर। मेरा एक सर बेसिक सा क्वेश्चन है कि जीएसटी नंबर किसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और जब हमारी सेल की क्या लिमिट है इसमें। योगेश जी, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जब लोग हमारे से मिलते हैं, ये बात करते हैं, जीएसटी नंबर पहले तो क्यों लेना चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पहचान मिलेगी। जैसे पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, ऐसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिजनेसमैन के लिए एक एंटिटी है, आइडेंटिटी है। जब आप कोई भी काम जिसको बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी काम करने जाएं, आप कहीं बड़ा ऑर्डर लेने जा रहे हैं, आप किसी के पास जा रहे हैं कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो हम तो ये एडवाइस करते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू भी कर रहे हैं तो सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की कई कंडीशंस है जो आपने पूछी। पहली कि अगर आपको टर्नओवर 20,000 लाख से नीचे है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। या आपकी सेल्स जो है प्रोडक्ट वाली 40 लाख से नीचे है, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर कोई काम करते हैं, इंटर स्टेट जिसे कहते हैं या इंट्रा स्टेट जिसे कहते हैं, उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आप उसमें काम करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप इन कंडीशंस को, एक्सेप्शंस को ना लें और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लें। हाँ, खर्चा जरूर बढ़ता है, लेकिन जब आपकी उड़ान बड़ी हो, ऊंचाइयां छूना चाहते हो, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल स्टार्टअप हो, मान लेते हैं 18 साल का मेरा बच्चा है, अभी वो बिजनेस शुरू कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है। हम उसको एडवाइस नहीं करते कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पहले आप अपने आप को एक्स्टेब्लिश कर लो। एक टर्नओवर आने लग जाए, 20 लाख रुपए की टर्नओवर, मतलब अगर आप लगाएं तो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए महीना आ जाती है। थोड़ा सा वो रनिंग है, पहला स्टेप ले, पहला गियर ले गाड़ी का, फिर वो ले। और अगर आपको इंटरस्टेट करना है, ऑनलाइन करना है, तो मैंडेटरी है। अच्छा, कुछ ऐसा भी है जिस तरह मान लो मैंने वही जीएसटी नंबर नहीं लिया ठीक है। और मैंने काम शुरू कर दिया, उसके बाद मैं 20 लाख तक पहुंच गया, उसके बाद मेरे को जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को पुराना बिजनेस बंद करना पड़ेगा या उसी बिजनेस को मैं रनिंग कर सकता हूँ। सर, उसमें कंडीशन ये है कि द डे योर टर्नओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, उस दिन से आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है। ड्यूरिंग ये फाइनेंशियल ईयर, मान लेते हैं 1 अप्रैल से हम मानते हैं, और आपकी 31 दिसंबर को 20 लाख रुपए टर्नओवर एक्सीड कर गई या ग्रॉस एक्सीड कर गई, तो 20 लाख 1 रुपए पे आप पे जीएसटी की लायबिलिटी बन जाती है। यू आर लायबल टू रजिस्टर इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो पिछली टर्नओवर को नहीं लेंगे। अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है या इनकम टैक्स में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसको मैच करने के लिए आप बताएंगे कि ये जीएसटी से पहले की टर्नओवर है, यहाँ क्रॉस हुई और मैंने यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो 2 टर्नओवर बन जाती हैं। वहां तक आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लेते हैं पिछले साल में 19,50,000 थी, इस साल 20 लाख आपकी दिसंबर में हो गई, तो पिछले साल से कोई लायबिलिटी नहीं। इस साल 20 लाख या 40 लाख क्रॉस होते ही आप जीएसटी के लिए लायबल हो गए। अच्छा, इसमें जो सर्विसमैन है उनके लिए भी जीएसटी अवेलेबल 20 लाख रुपए, और गुड्स के लिए भी गुड्स के लिए 40 लाख, 40 लाख से। 40 लाख रुपए। लेकिन अब यहाँ पर क्या आता है, मैं आपके पास एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर आया और मैंने बोला जी आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। कैश सेल, आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में हो रही है, यूपीआई स्कैनर कोड। अगर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन, आप बोलते हैं मेरी टर्नओवर कम है और खाली लेन देन की ट्रांजैक्शन ही 40 लाख क्रॉस हो गई, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या मैंने दोस्तों से ली। जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, यार किसी दोस्त ने बोला यार मेरी एक पेमेंट कर दो, या मैं तेरा स्कैनर दे रहा हूँ, मैं तेरा 30,000 का कर दे, मेरे को कैश दे दे, तो उसको भी हम टर्नओवर मान लेंगे। आप तो अपनी टर्नओवर लिख रहे हो बिजनेस की कि मेरी 40 लाख नहीं हुई या 20 लाख नहीं हुई, मैं कुछ सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, और मैंने आपसे एक स्कैनर लिया और पेमेंट कर दी, तो आपकी टर्नओवर में वो ऐड हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो रिसिप्ट्स मतलब कैलकुलेटेबल है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कैश या कोई और मोड से पता लग गया, क्रेडिट कार्ड की, तो भी वो उसको ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर लेंगे, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, अननेसेसरी अपना यूपीआई या स्कैन कोड किसी को ना दे। नहीं, इसमें सेल मैटर करता है या पेमेंट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिसिप्ट। कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने सेल करी फाइनेंशियल ईयर पिछले बारे में, मेरे को पेमेंट उस साल में उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन दे, उसके बाद मेरी पेमेंट आई। वो जैसे डेटर क्रेडिटर्स होते हैं बैलेंस शीट में,
आप उसको दिखाएंगे कि ये प्रीसीडिंग ईयर था, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एविडेंस होने चाहिए। व्हाट्सएप चैट हो, कोई ईमेल पे कंफर्मेशन हो, कोई वॉइस नोट हो, कोई पीओ हो, जिससे वो बता सके। इसको एग्जांपल से लेते हैं, मान लेते हैं एक ट्रांजैक्शन हुई 29 मार्च को, मैंने आपको एक ऑर्डर दिया या आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने आपको सप्लाई किया 31 मार्च रात को 10:25 पर। 1 अप्रैल जो हुआ वो 1 अप्रैल, 1.5 घंटे बाद 1 अप्रैल हो गया। आपने मुझे पेमेंट की 2 दिन बाद, जब माल आपके पास पहुंचा और या माल आपने देखा, आपने कहा हमारी टर्म्स 4 दिन क्रेडिट किए। अब इस ट्रांजैक्शन को आप क्या मानेंगे? 31 मार्च, क्योंकि मैंने आपको यूपीआई पेमेंट किया, अगर ऑनलाइन किया आप बैंक में जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो आपके पास एक एविडेंस है कि आपने मुझे माल भेजा था, ये माल भेजने का प्रूफ है, ये हमारा कन्वर्सेशन हुआ था, तो हमने उसको प्रूव कर दिया कि दिस पेमेंट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का डेटर है मेरा, कि मैंने इनसे लेनदारी थी। तो आप इससे बच पाएंगे जब भी आपको ऐसी कोई इंक्वायरी आती है। सर इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे मैं गवर्नमेंट सप्लाई का बात करता हूँ, मैंने गवर्नमेंट सप्लाई की, लेकिन मैंने उसको जीएसटी में दिखा दिया बिल को, मेरी पेमेंट 1 साल बाद आई। अब जब मेरी पेमेंट आई तो डिपार्टमेंट मेरे ऊपर आ गया, भाई आपने टर्नओवर दिखा रखी है मान लो 50 लाख की, लेकिन आपकी सेल हुई है 70 लाख, क्योंकि उसमें जो दिखाई देगा, जो पोर्टल पर दिखाई देगा, वहां पे तो पेमेंट से कंसीडर कर रहे हो। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा अपने को? उसके लिए सर गवर्नमेंट ने एक दिया था, मतलब एक प्रोविजन किया हुआ है, जिसमें आप सितंबर की रिटर्न में लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है दिसंबर का, जिसमें आप जीएसटीआर 9 जिसे कहते हो या 9C, लेकिन आप सितंबर की जीएसटीआर 1 या 3B में इन एडजस्टमेंट्स को कर सकते हो। आपने कोई माल सप्लाई किया, गवर्नमेंट उसको 6 महीने ही मानती है, आपको पेमेंट 1 साल बाद आया, पर कोई भी अगर प्रोसेस है, गवर्नमेंट मानती है कि 180 डेज में वो प्रोसेस पूरा हो जाता है, मेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आपने कोई प्रोडक्ट को सप्लाई किया या सर्विसेज आपने 15 मार्च को दी, गवर्नमेंट मानती है कि 6 महीने में उसका हाँ या ना आ जाएगा। उसमें आपको प्रोविजन देती है कि आप उस डेट से उस टर्नओवर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं उसमें आता है 26A में कि टर्नओवर 1 करोड़ आ रही है और एक्चुअल में आपको 70 लाख का बिजनेस हुआ, 30 लाख का रिवर्स हुआ। तो उसकी जस्टिफिकेशन जीएसटीआर 1 जब आप उसको करेक्ट रिटर्न फाइल करते हैं सितंबर में, और प्रीसीडिंग ईयर आप जब रेक्टिफिकेशन डेबिट नोट या करेक्शन डालते हैं, वो दोनों चीजों को रिवर्स नहीं सर, पेमेंट आई है मेरे को 1 साल बाद। सर पेमेंट 1 साल बाद आई। अब उसके बाद आता है कि उन्होंने टर्नओवर को बुक कहाँ किया। जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करते हैं, वो टर्नओवर को बुक कर लेते हैं 31 मार्च को ही। अगर वो बुक कर रखी है, आप अपना 26 चेक करो, आप अपनी टर्नओवर को उस साल में दिखाओ। पेमेंट से जीएसटी को कोई मतलब नहीं। 180 डेज वाला रूल एक अलग रूल है, पर गवर्नमेंट उसको मानेगी जो उन्होंने 26 में आपकी टर्नओवर बुक की और आपसे सेल्स रिसिप्ट को जो एक्सेप्ट किया उसको टर्नओवर माना जाएगा। उसके लिए दिसंबर में आपको 9 मिलने मिलता है, तो लगभग 9 महीने मिल जाते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डिफरेंस रहता है तो आप जब असेसमेंट खुलती है, आप असेसमेंट करा सकते हैं। जीएसटी में असेसमेंट शुरू हो गया है, आप अपना पक्ष रख सकते हो कि अगर ऐसा कोई नोटिस आ गया मिसमैच का, तो आप अपना पक्ष रख सकते हो पेमेंट रिकॉन्सिलेशन देकर 26A जीएसटीआर 1। और इसमें आप ये भी दिखा सकते हो कि उन्होंने क्रेडिट कितने का लिया। तो इन चीज़ों से आप ये नोटिस अगर आता है, 9 महीने मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा टाइम होता है, 9C तक आप कर पाते हो। तो आप अगर बहुत ज़्यादा आपको लगे तो उसमें 9C को थोड़ा लेट कर दीजिए, 10,000 की पेनल्टी है उसमें। ठीक है सर। अच्छा दूसरा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा जीएसटी नंबर है वेस्ट बंगाल का, और मैं यहाँ पे भी बिजनेस करना चाह रहा हूँ दिल्ली में भी, तो उसके लिए क्या मेरे को अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या मेरा उसी जीएसटी नंबर से हो जाएगा? सर जीएसटी नंबर आपको स्टेट वाइज लेना होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं काम, मान लेते हैं कैलकाटा में कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर सिटी में कर रहे हैं, पूरी स्टेट में आप सेम जीएसटी नंबर से काम कर सकते हैं। 26 आप उसमें जीएसटी ले सकते हैं अलग अलग। फिर 26 के आगे आप उसके अंदर एक्सटेंडेड ट्रेड नेम्स है, एक ही जीएसटी के अंदर भी मल्टीपल आप बिजनेसेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कैलकाटा में आपके 10 शोरूम है, आपको मल्टीपल जीएसटी नहीं लेना, उसी के अंदर आप मल्टीपल ट्रेड नेम कर सकते हैं। कितने ट्रेड वर्टिकल जिसे कहते हैं, 2 या 26 26 नाम? 26 और 26 पे फिर 26, तो आप पूरी स्टेट में कर लेंगे एक तो। उसके बाद स्टेट वाइज आप आ जाइए, तो स्टेट वाइज आपको अलग लेना पड़ेगा, हर एक की सीरीज अलग है, क्योंकि उसमें आई और सी का प्रॉब्लम रहेगा, एडजस्टमेंट का, इनपुट आउटपुट का। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरी स्टेट के लिए होता है, तो स्टेट बहुत बड़ा प्रोविंस होता है।
आप एक नंबर से पूरी स्टेट को कर सकते हो आप काम। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आती है सर, जिस तरह मान लो मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ, तो मैं अमेजोन पर काम करता हूँ, फ्लिपकार्ट पर करता हूँ, मेरा खुद का ऑफिस है, मैंने जीएसटी नंबर मेरे ऑफिस पे ले लिया। लेकिन जब मैं उनके वेयर हाउस में माल रखता हूँ, जी जी। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ नहीं पे तो दूसरी जगह पे हम माल रखने के लिए वहाँ पे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या? नहीं सर, उसमें जो आपने सवाल पूछा, अगर वो सेम स्टेट में है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। मैं एग्जांपल दिल्ली का देता हूँ। दिल्ली में जितने लोग ये मार्केट प्लेस पर काम करते हैं, अमेजोन, मीशो, अगर इन्होंने अमेजोन के वेयर हाउस में अपना स्टॉक रखा है और तो उनको जीएसटी नंबर उस एड्रेस पर लेना जरूरी नहीं है, वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कर देते हैं अगर उनका वेयर हाउस दिल्ली एनसीआर में। अब दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउस हैं वो हरियाणा में बाहर खुली जगह पर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे अभी एक क्लाइंट हैं जिन्होंने हरियाणा में वेयर हाउस पे अमेजोन के स्टॉक रखा या फ्लिपकार्ट की, तो हमने एक हरियाणा का जीएसटी लिया, उसमें जीएसटी उन्हीं के प्रीमाइसेस पे है, एडिशनल प्लेस ऐड करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारा फ्लिपकार्ट के उनके वेयर हाउस पर है। तो उस स्टेट में आपको लेने के बाद एडिशनल प्लेस पे रखना है, नया जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। सेम हम कैलकाटा में कर रहे हैं, कैलकाटा में हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे हमारा स्टॉक है। ऐसा ही बॉम्बे में भी हमारा हो रहा है, मुंबई में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, पर स्टेट रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। जितने स्टेट में मैं मतलब उसके बाद उनके जितने वेयर हाउस में आप रखोगे एडिशनल प्लेस की एप्लीकेशन लगती है और वो लोग करते हैं और स्टॉक उनके वेयर हाउस पे ही रहता है। ठीक है। तो आपको मल्टीपल जीएसटी नहीं लेने एक ही स्टेट में, उसी जीएसटी में आप एडिशनल प्लेस। मेरे पास तो ऐसे भी कस्टमर है जिनके एक ही रजिस्ट्रेशन में 10 वेयर हाउस रजिस्टर्ड है, मतलब उन्होंने मल्टीपल जगह पे अपना माल रखा हुआ है। मेरा एक प्रॉब्लम थी कि मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 5 साल से मेरा जीएसटी नहीं लिया क्योंकि मेरी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड नहीं की। लेकिन अचानक क्या हुआ, मेरे को कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया जो मेरी टर्नओवर एक्सीड होगी, मैंने जीएसटी नंबर ले लिया। उसके बाद 2 साल तक मेरा काम अच्छा चला, जिसमें टर्नओवर ठीक ठाक रही। लेकिन उसके बाद फिर से मेरे काम डाउन आ गया, जिसमें मेरी एक्सीड नहीं हो रही, तो क्या मेरे को जीएसटी रिटर्न देने नहीं? इसमें आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है, इस पे डिटेल में आपको समझाता हूँ। आपकी टर्नओवर 2023-24 में बढ़ गई, 41 लाख हो गई, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, या 1 करोड़ हो गई। अब आपने वो ऑर्डर कंप्लीट किया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई आपका उस बिजनेस में या वो वाला ऑर्डर दोबारा नहीं मिला। अब आपकी जो टर्नओवर है वो पुराने उसी पे चल रही है, 30 लाख, 35 लाख। लेकिन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको 30-35 लाख पे भी जीएसटी देना है। हाँ। तो गवर्नमेंट में ये रूल ये कहता है कि उस रजिस्ट्रेशन को आपको एक बार कैंसिल कराना पड़ेगा। उसको कहते हैं कैंसल बाय डीलर। आप पहले एप्लीकेशन जब अपने लॉगिन में जाकर देंगे कि मुझे बिजनेस, तो उसमें नीचे वो रीजन पूछता है, तो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस कहते हैं उसको, कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा। टर्नओवर एक अलग चीज़ है, आप उसमें रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद आपको टाइम देंगे रिप्लाई करने का, और वो आपको डिपार्टमेंट में जाके रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा। आपको करंट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 40 लाख से नीचे टर्नओवर आप करंट अकाउंट चलाते रहे। आपको अपने डेटर क्रेडिटर्स नील करने पड़ेंगे, स्टॉक भी नील करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, तो आपको एक वहाँ से कैंसिलेशन ऑर्डर मिलता है। उसके बाद आप एलिजिबल हो नॉन टैक्सेबल वाली लिमिट में वापस आने के लिए। इसमें तो मेरे को कितना टाइम लग जाए, मान लो 6 महीने लगे, 6 महीने तक मैं बिजनेस नहीं कर सर, आपने जब सस्पेंशन की जब रिक्वेस्ट डाली उसके बाद आप लायबल नहीं हो जीएसटी के, लेकिन उस प्रोसेस को पूरा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें चूक कर गए तो नंबर उसी डेट से दोबारा एक्टिव हो जाएगा और आपको उस पीरियड की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी नॉन फाइलिंग की, प्लस आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो जीएसटी वालों को ये कन्विंस करना है या आपको प्रूव करना है कि मेरी टर्नओवर कम है और मैंने करंट अकाउंट बंद कर दिया, मेरी मार्केट की कोई देनदारी नहीं है, मेरा कोई क्रेडिटर पेंडिंग नहीं है। उसमें सब लिखा होता है फॉर्म में, आपका स्टॉक नील है, आपको एक बार वो स्टॉक भी नील करना पड़ेगा। टर्नओवर की एलिजिबिलिटी अलग कंडीशन है, लेकिन उसको क्लोजर ऑफ बिजनेस ही कहते हैं। तो आपको ये कैंसल बाय डीलर का सर्टिफिकेट चाहिए। सस्पेंडेड डालकर आप छोड़ देंगे तो फ्यूचर में जब आपको ये ऑर्डर दोबारा मिला, आप दोबारा एलिजिबल हुए, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें ये क्लॉज लग जाएगा सस्पेंडेड है, नंबर कैंसिल नहीं है। तो आपको उसके लिए फिर एनओसी के लिए भागना पड़ेगा। तो आपको ये प्रोसेस करना चाहिए कैंसल बाय डीलर, और विद इमीडिएट इफेक्ट होता है, वो उस डेट से आता है। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैंसिलेशन का। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट है कि आपको डिपार्टमेंट को कन्विंस करना पड़ता है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा, इसमें एक आदमी कितना जीएसटी नंबर ले सकता है? जिस तरह मान लो मेरा एक बिजनेस है, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न में जीएसटी जो है मेरा कुछ अमाउंट बन गया, मैंने पे नहीं कर पाया किसी रीजन से, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ के दूसरा जीएसटी नंबर मिल जाएगा मेरे को?
आप उसी जगह पर दूसरा जीएसटी, हाँ तो आप उसमें वर्टिकल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं बिल्कुल। आपके पास 26 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है एक जगह पर। लेकिन अगर आप उसको वर्टिकल कहें, मान लेते हैं आज आपका एक जनरल स्टोर है, आपने एक इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर और खोला, आप चाहते हैं कि मैं उस स्टोर का हिसाब अलग रखूं क्योंकि उसकी परचेज, उसके एचएसएन अलग हैं, तो आप उसी में एक ट्रेड नेम ऐड करके वर्टिकल नंबर ले नहीं, सकते हैं। मैंने दूसरा जीएसटी नंबर ही ले लिया। दूसरा जीएसटी ले लिया तो सर आप उसके अंदर 26 नंबर ले सकते हैं ना, उसमें सीरीज है, जो आखिरी डिजिट है वो 26 सीरीज है। तो क्या मेरे को पुरानी रिटर्न भरनी नहीं पड़ेगी? सर उसको कैंसिल कराना पड़ेगा आपको, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कैंसिल तो करना ही पड़ेगा आपको। तो उसका आसान मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप उसी में नाम चेंज करके, आप उसमें अपना जो बिजनेस है उसमें एचएसएन चेंज करके और करके उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नाम की अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो नाम चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेड नेम की एप्लीकेशन डालिए, 15 दिन में वो अप्रूव हो जाती है। आप अगर आपका एड्रेस भी चेंज हो गया है आप वो भी कर सकते हैं। अभी लास्ट वीक ही हमने किया है, उन्होंने एक नाम रखा था सपोज SJK या SPR, पर उनको बाद में वो नाम सूट नहीं किया तो वो बिजनेस शुरू नहीं हो पाया, तो उन्होंने वो पूरा पूरा पिन कोड ही चेंज कर दिया। मतलब एक पिन कोड में थे, मान लेते हैं वो पहले पश्चिम बिहार थे और वहां से पिन कोड लेके वो दिल्ली 6 चले गए, तो वहां से मैंने उनका ट्रेड नेम प्लस एड्रेस चेंज करवाया, तो वो बिल्कुल चेंज होके नया बिजनेस हो गया वो। और बिजनेस वर्टिकल भी चेंज हो गया, यहाँ वो फुटवेयर कर रहे थे, वहाँ ड्राई फ्रूट कर रहे हैं हम। अच्छा, सेम रजिस्ट्रेशन। एक प्रॉब्लम और बताओ मेरे को कि जिस तरह मान लो कोई आदमी एक्सपायर हो गया, उसका जीएसटी नंबर था और अच्छा बिजनेस चल रहा था, एक्सपायर होने से क्या वो उसके लड़के को या उसके जो जो भी उसका उत्तरदायित्व है उसको मिल जाएगा? सर वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, पर हाँ ये एक प्रोविजन है, जो हमारे पास स्टॉक है या क्रेडिट लेजर में जो भी इनपुट क्रेडिट पड़ा है उसको हम नए रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करते हैं। उसका सिंपल प्रोसेस है, पहले आप जो भी उसका उत्तराधिकारी है, जो भी उस बिजनेस को कर रहा है, इनहेरिट फैमिली मेंबर होना चाहिए, वो फैमिली मेंबर के नाम से रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और आप जीएसटी में अप्लाई कीजिए। उसमें एक फॉर्म आता है जो उसके लॉगिन से फाइल होता है, उससे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नए रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर हो जाता है। उसमें हम ये अंडरटेकिंग देते हैं डिसीज जो डेथ हुई है उनके यहाँ से कि इसकी सारी लाइबिलिटी और इसकी जितनी देनदारी है अब ये जो इसका नया उत्तराधिकारी आया है उसको ट्रांसफर होता है। इसको बिजनेस स्विचिंग कहते हैं। अगर वो प्रोप्राइटरशिप है तो सेम नाम से ले लेते हो, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें तो डायरेक्टर चेंज होता है, तो आप सेम नाम से प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन लेकर पूरा जो क्रेडिट लेजर है वो पूरा स्विच कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें टर्नओवर देखता है बैंक? हाँ, आप उसमें लेटर दे सकते हो। मेरे फ्रेंड है, उनकी लास्ट सितंबर में डेथ हुई थी, अब उनकी डॉटर ने वो बिजनेस इनहेरिट किया, हमने नई फॉर्म बनाई, तो हमने अब टैक्स ऑडिट की डेट थी 30 सितंबर, उनकी डेथ हो गई 24 सितंबर को, तो मार्च की टर्नओवर थी, हम उनकी रिटर्न अपलोड नहीं कर पाए, तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वाली जो लीगल हायर वाली रिटर्न फाइल की, तो हमने उस टर्नओवर को दिखाकर उनके डॉक्यूमेंट्स को लाकर उनकी ओडी को उसकी बेटी की रिटर्न में के अकाउंट में स्विच करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे पास वो 6 महीने की टर्नओवर भी मिली, 24 की रिटर्न भी टर्नओवर मिली, और बेटी की जो आगे टर्नओवर थी 6 महीने की मिलाकर हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ट्रांसफर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। अच्छा, इसमें मान लो जिस तरह जो आदमी एक्सपायर हुआ है उसने टैक्स नहीं जमा किया, लाइबिलिटी बनी रही, लेकिन उसके एक्सपायर होने के बाद क्या वो खत्म हो जाएगा उसका नहीं सर, लाइबिलिटी? खत्म नहीं होती, वो रिकवर करने के लिए नोटिस आते हैं, और हम यही एडवाइस करते हैं कि जिसकी जो भी लाइबिलिटी है आप उसको पे जरूर करें। पर हाँ, अगर आप उस कंडीशन में नहीं है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे एक मेरा क्लाइंट था, उसकी 37 साल में कैंसर से डेथ हो गई और 6 महीने में उसको पेनक्रियास का कैंसर हुआ, वो अपने को संभाल भी नहीं पाया, क्योंकि जिस दिन उसको पेट में दर्द हुआ वो एडमिट हुआ और वो हॉस्पिटल से आ ही नहीं पाया, तो बिजनेस को संभाल नहीं पाया, और उसकी वाइफ को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। उस केस में हमने, क्योंकि हम हेल्पलेस थे, ना हम उसको कुछ कर पाए और उसकी लाइबिलिटीज और उसको, उस केस में हम अभी तक ये डिपार्टमेंट में फाइट कर रहे हैं कि उसके पीछे कोई नहीं है। अदरवाइज हम यही एडवाइस करते हैं जो लाइबिलिटीज हैं आप उसको खत्म कर दें। वैसे वो पैन कार्ड खत्म हो जाता है, जीएसटी नंबर भी खत्म हो जाता है, लेकिन डेटर क्रेडिटर की प्रॉब्लम रहती है, पर लाइबिलिटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीगल वे से उसको लाइबिलिटीज को वेव ऑफ कर सकते हैं। वही है, उसके मान लो कोई देने वाला जमा करने वाला नहीं तो? हमारे इंडिया में बिजनेस का कैसा है कि अगर मैं भी कोई बिजनेस करता हूँ, मेरी वाइफ को बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, क्योंकि हम सारा बिजनेस हमारे चारों तरफ ही घूमता है, तो हम लोगों को घर में ज़्यादा पता ही नहीं होता। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि विल बनाएं, घर पर ये चीज़ें जरूर बताएं, जीएसटी लॉगिन पता होना चाहिए। ऐसे बहुत केस आते हैं, अब इतने साल की प्रैक्टिस हो गई कि
जीएसटी लॉगिन नहीं पता होता उनको, मोबाइल नंबर भी किसी अकाउंटेंट का होता है या किसी सीए का होता है या उनके टैक्स कंसल्टेंट का होता है, अगर ऐसी कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है तो फैमिली को कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को भी अपने घर पर एक लाल किताब ना चाहिए, एक डायरी जरूर बनाएं जिसमें आप ये जरूर बताएं कि मेरे सीए ये हैं, मेरा जीएसटी का लॉगिन पासवर्ड ये है। अगर वो पासवर्ड नहीं आप लिख रहे, एटलीस्ट वो नंबर जरूर बताएं कि जो आपके अकाउंट्स देखते हैं उनका नंबर हो, ताकि कल को कोई ऐसी बात हो तो आप उससे वो जो है फैमिली वाले बात करके आपकी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। देखिए, प्रकृति अपना काम करती है, लेकिन हम इस चीज़ को डरा नहीं रहे, लेकिन ये जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। और ये ऐसे केसेस हमारे साथ होते रहते हैं। मेरे मामा ससुर मेरे सामने ही, मतलब बात करते करते उनकी डेथ हो गई, और उनके 3 बिजनेस थे, हम तीनों बिजनेस हमारे सामने है, वो एकदम चले गए। तो अब अभी 2 साल होने के बाद भी हम उसको अभी तक चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फैमिली में किसी को कुछ पता नहीं था बिजनेस के बारे में, तो आपको बताना जरूर चाहिए। अगर ऐसी डेथ हो जाए तो हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। और इस केस में क्या होगा, मान लो जो जिसकी डेथ हुई उसके अकाउंट में इनपुट पड़ा है। इनपुट, हाँ। हाँ वो कर सकते हैं ना। आप एक बार अकाउंट को अगर रिवाइव कर पाते हैं, अगर हमारा जीएसटी लॉगिन है तो हम नए जीएसटी में उस इनपुट को ट्रांसफर कर सकते नहीं भाई, तो मान लो उसकी वाइफ को बिजनेस भी नहीं करना आगे, तो क्या रिफंड देगा नहीं। डिपार्टमेंट? वो रिफंड नहीं, क्रेडिट लेजर का रिफंड नहीं है सर। नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो डिपार्टमेंट को देना सर देखो, अब आप इसको टेक्निकली आप क्वेश्चन को आगे ले गए। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका होगा? आपके लाइंग स्टॉक पे जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अगर आपकी एक्सपोर्ट है तो आप रिफंड ले सकते हो। अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं है, तो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आपके स्टॉक के अगेंस्ट है। तो स्टॉक है तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि जो स्टॉक है उसका स्टॉक है, लेकिन क्या है कि मेरे को तो स्टॉक है, मान लो मैं सेल करूंगा तो आउटपुट खत्म हो जाएगा सर। आउटपुट इनपुट खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, क्योंकि सब स्क्रैप में कंडीशन अलग है। स्क्रैप में आप उसको इनपुट को रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, वो फिर अलग कैलकुलेशन है, तो उसमें रिफंड नहीं आएगा। मैं छोटे शब्दों में बताना चाह रहा हूँ। जब गवर्नमेंट यार ये कहो कि मेरा सारा स्टॉक चूहे खा गए, आग लग गई, पानी में भीग गया, बाढ़ में चला गया, या मैं नहीं दे रहा, मेरा माल एक्सपायर हो गया, फिर उसकी टर्मोलॉजी बिल्कुल अलग है। पर डेथ केस में अगर वो पड़ा है तो रिफंड नहीं मिलेगा सर। अच्छा। हाँ, वो उसके फिर अलग ही कैलकुलेशन है, रिफंड नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक जो है इसमें मैंने सुना है कंपोजिट, कंपोजिशन स्कीम। उसमें क्या स्कीम है? अब छोटा व्यापारी है जो एक किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, या कोई छोटा व्यापारी, केमिस्ट शॉप, इन लोगों के पास क्या होता है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है और मल्टीपल इन्वेंट्री होती है, जिसको इनपुट आउटपुट करना बहुत मुश्किल होता है। और एमआरपी और परचेज प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप एमआरपी और परचेज प्राइस में डिफरेंस में अगर टैक्स की कैलकुलेशन ही करते रहेंगे तो आप टैक्स लायबिलिटी को हमेशा कैलकुलेट ही करते रहेंगे, बिजनेस नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट ने इन छोटे व्यापारियों के लिए एक स्कीम निकाली थी, कंपोजिशन स्कीम, जिसमें आप वॉलेंटरी अपनी टर्नओवर का 1% टैक्स जमा कराते हो और आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं है बुक्स मेंटेन करने का। जी, उसमें एक कंडीशन है, जो आपने माल लिया वो रजिस्टर्ड डीलर, मतलब किसी जीएसटी वाले से लिया होना चाहिए, और आप अपने इनपुट को एक्सपायर कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट लिया 100 रुपये का और मैंने उसको 5% जीएसटी दिया, 105 रुपये मुझे मिला। अब मैंने वो प्रोडक्ट बेचा 115 रुपये का या 120 रुपये का, तो 120 रुपये के ऊपर 1% में जीएसटी जमा करा दूंगा, 12 रुपये या 1 रुपये 20 पैसे। तो गवर्नमेंट मेरे से कोई सवाल नहीं पूछेगी, और जो इनपुट मैंने 100 रुपये पे दिया वो उसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। यही मैंने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का लिया किसी ऐसे बंदे से या ऐसे डीलर से जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मुझे 5 रुपये भी जमा कराने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अनरजिस्टर्ड से लिया, रिवर्स चार्ज में मैं इसका जीएसटी जमा करा रहा हूँ, प्लस मैं उसका कंपोजिशन में 1%। लेकिन ये बहुत अच्छी स्कीम है, 1% में रिटेलर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो कस्टमर है वो B2C वाला होता है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, तो इनपुट नहीं मिलता उसको, लेकिन माइंड रिलीफ रहता है। आप बिजनेस पे ध्यान देते हो, आपको पता है 1000 रुपये की सेल हुई, मैंने 1% जमा कराना है। तो इसमें रिटर्न सारी लगानी पड़ेगी, जितने रिटर्न? हाँ, रिटर्न में बहुत रिलैक्सेशन है, क्वार्टरली टैक्स जमा कराओ, और बहुत इजी है इसकी रिटर्न, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टर्नओवर को सपोर्ट करने के। आपने 50 लाख की टर्नओवर दिखाई, तो आपके पास जो सपोर्टिव परचेज है वो टैक्स पेड होनी चाहिए, मतलब कि वो जीएसटी पेड होनी चाहिए, वो जरूर। तो मैंने परचेज की अनरजिस्टर्ड डीलर से, सर वो उस पर फिर कंपोजिशन नहीं मिलता। उस पर कंपोजिशन नहीं मिलेगा? आप रजिस्टर्ड डीलर से खरीदने के बाद ही कंपोजिशन ले सकते हो।
गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू लॉस नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन दे रही है। आप ये समझिए ना, जो प्रॉफिट पार्ट है उस पे जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है ना आपको। नहीं, मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है, मान लो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ और मेरा जो प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूँ वो ऐसी जगह से आता है, छोटे छोटे डील आप कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे सर। अनरजिस्टर्ड डीलर को डिस्करेज करती है ये स्कीम उनके लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, रेस्टोरेंट्स के लिए अलग है स्कीम, लेकिन रिटेलर के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं पर एप्लीकेबल है। अच्छा, इसमें जो मान लो चलो उसके लिए नहीं है, इसमें कुछ आइटम ऐसी है जो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री आइटम आप ले सकते हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड डीलर से होनी चाहिए। आप आटा दाल चावल की बात कर रहे होगे उसमें एक जिस तरह मान लो झाड़ू है, झाड़ू के ऊपर टैक्स नहीं है, तो मैंने झाड़ू बनाने वाले से झाड़ू परचेज की, मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेल की, 0% वहाँ पे था, 0% यहाँ पे था। नील रेटेड सप्लाई में आप कर सकते हो। तो आप कंपोजिशन में तो आ ही नहीं ना सर, आपको तो कुछ दे नहीं है। हाँ, नील रेटेड है वो। लेकिन मेरी परचून की दुकान है, उसमें तो कंपोजिशन भी आ गया। हाँ, तो उसमें अब ये वाली सेल को अलग दिखाओगे ना सर। ये नील रेटेड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नील रेटेड है, जीरो रेटेड है, उसको आप अलग दिखाओगे। अच्छा, हाँ, इसको आप अलग अलग करोगे। ठीक है। सर जिस तरह हम काम करते हैं तो उसमें एक तो प्रोपराइटर हो गया, पार्टनरशिप होगी, एलएलपी होगी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, लिमिटेड कंपनी होगी, तो क्या मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सेम फॉर्मेलिटीज हैं या कुछ डिफरेंस है? नहीं सर, सब में डिफरेंट है। प्रोप्राइटरशिप में बड़े सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो प्रिंसिपल प्लेस आप रखना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, केवाईसी ऑफ लैंडलॉर्ड, वहाँ का एनओसी, बोर्ड के साथ आपकी फोटोग्राफ, इन डॉक्यूमेंट से आपको सिंपली ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। आप सेम एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में जो पार्ट होता है वो डायरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है। बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू हम किसी न किसी को ऑथोराइज करते हैं कि ये हमारे बिहाफ पर जीएसटी में इसको अप्लाई करेगा, उसमें हम ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाते हैं। अगर वो किसी डायरेक्टर को बनाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑथोराइज सिग्नेटरी, सेम ऐसी ऑथोराइज सिग्नेटरी आप प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं कि जो साइन कर सके। कई बार क्या होता है, जो प्रोप्राइटर है वो वहाँ नहीं रहता सारा दिन और बिल पे साइन करने हैं, या किसी को कहीं पर माल देने जाना है तो वहाँ साइन करने हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट में हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी, उसके भी केवाईसी लगते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में डॉक्यूमेंट सारे डायरेक्टर्स के लगते हैं, पूरा फॉर्म फिल होता है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें उनके फॉर्म फिल होते हैं, लेकिन उसमें से एक को ऑथराइज किया जाता है। आप एक से ज़्यादा लोगों को भी ऑथराइज कर सकते हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है उसके अंदर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पार्टनरशिप फॉर्म में कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड लगती है, अगर आपने रजिस्टर करा के तो रजिस्ट्रार के पास वो वाली डीड लगा लीजिए, अदरवाइज अगर नोटराइज है तो वो लगती है, प्लस पैन कार्ड ऑफ द कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म का है वो लगता है। पार्टनर्स के सारे केवाईसी, फोटोग्राफ और आधार केवाईसी उन्हीं का होता है जिसको आप ऑथराइज करते हो। एलएलपी के केस में भी जो पार्टनर्स हैं उनके पूरे फॉर्म तो सभी के फिल होते हैं, सबके पैन कार्ड और सब डिटेल्स केवाईसी की होती हैं। उसमें भी एक तरह का अथॉरिटी लेटर बनता है कि हम ऑथोराइज कर रहे हैं, इन्हीं में से किसी पार्टनर को या किसी और को ऑथोराइज कर रहे हैं जो जीएसटी फाइलिंग करेगा। तो तीनों के डॉक्यूमेंट्स में सबसे ईजी है प्रोप्राइटरशिप, बाकी सब में आपको पूरे केवाईसी डायरेक्टर्स, पार्टनर्स के सबके लगते हैं। हाँ, इसमें एक बेनिफिट है, मान लेते हैं आप इसका कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं एंटिटी का। प्राइवेट एंटिटी में आपका बहुत इजी है कि आपने एक डायरेक्टर को निकाला, दूसरे लाए, और आप बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस जो आपने आरओसी की डिटेल है वो अपलोड करके आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ और उनको वहाँ पर अपलोड करके आप इजीली जीएसटी में उसको कर सकते हो। कई बार कंपनी टेक ओवर होता है तो बहुत इजी रहता है, अब जो प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता। सेम एलएलपी के केस में है, आप नया पार्टनर ऐड कीजिए, पुराने वाले का रेजिग्नेशन कराइए, जीएसटी में इंटीमेट कीजिए, वो पूरी एलएलपी कंपनी ट्रांसफर होगी। पार्टनरशिप फर्म में आप सप्लीमेंट्री डीड बना दीजिए, सप्लीमेंट्री डीड में आपने किसी को रिटायर किया, किसी को इन किया, उसको जीएसटी में इनपुट को इंफॉर्मेशन देकर अपडेट करा लो, आपके सर्टिफिकेट पे नए लोग आ गए। प्रोप्राइटरशिप में ये ड्रॉबैक है कि प्रोप्राइटरशिप में जिसकी फोटो छप गई तो उसका है, हमसे कहते हैं फोटो छप गई, वो फोटो उसी की है, वो कंपनी उसी की रहेगी। अब वो कंपनी क्योंकि पैन बेस्ड है जीएसटी, तो किसी और को देंगे तो वो जीएसटी उसका नया लेना पड़ेगा। अच्छा दूसरा इसमें एनजीओज के लिए कोई नहीं, जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। कुछ जगह पे एनजीओज में जीएसटी लेते हैं जहाँ पर उनको इनपुट की प्रॉब्लम होती है, वैसे जीएसटी एनजीओ का नहीं एप्लीकेबल है। नीरज जी, आज के लिए आपसे बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा, जीएसटी के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत कुछ पता लग गया होगा, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच योगेश जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए पूछी। मैं दर्शकों को आज का यही टिप देना चाहूँगा कि आप अपने रेंट एग्रीमेंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज़ को एक बार चेक कर लें। अगर रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गए हैं तो उनको रिन्यू करा लें, क्योंकि
जहाँ हम बिजनेस करते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में, यहाँ 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बहुत चलता है, तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। आप उसको जरूर चेक कर लें, क्योंकि उस पर भी पेनल्टी है अगर कोई जीएसटी इंस्पेक्टर आ गया। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसलिए कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ओटीपी आता है या कुछ आता है, आपको पता रहे कि आपकी रिटर्न्स टाइमली फाइल हो रही हैं। तो एक जागरूक जीएसटी पेयर बने और अपने बिजनेस के बारे में अपने आप को अपडेट रखें। थैंक यू।